नमस्कार दोस्तों। हम आज के इस सत्र में एक मुख्य बिंदु पे बात करने जा रहे हैं जो दरअसल कल से चर्चा में है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल एक प्रेस नोटिफिकेशन जारी करके और ये कहा था कि 2000 का जो नोट है उसको हम प्रचलन से बाहर कर रहे हैं, सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद से काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई मार्केट में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। तो एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैंने अपना ये कर्तव्य समझा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि चीज़ें कैसे कुछ हुई है। क्योंकि जैसे ही 2000 के नोट के बंद करने की घोषणा हुई कि भाई लीगल टेंडर तो बना रहेगा इसका, बट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, तो उसके बाद से मीम्स की मार्केट से लेकर और सोशल मीडिया से लेके हर जगह से काफ़ी अच्छे खासे चुटकुले बनने शुरू हो गए थे। और मैं मानता हूँ कि हमें भी उन चुटकुलों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी को छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी यूँ कहिए कि विषय वस्तु को, बिंदुओं को है वो ठीक से समझ लेना चाहिए ताकि परीक्षा में उसके काम आ जाए। ज्ञान अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो मैं बात को शुरू करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा इस 2000 के जो डिनोमिनेशन बैंक नोट्स हो गए, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशंस विल कंटिन्यू एज ए लीगल टेंडर। इन शब्दावलियों का मतलब समझाऊंगा। 19 मई की डेट को जो ये ऑर्डर जारी किया आरबीआई के द्वारा, उसको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आरबीआई की एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा आपको। 1926 के आसपास, उस समय भारत के अंदर कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था और उस समय भारत के अंदर हजारों बैंक थे। तो करेंसी का मैनेजमेंट करने के लिए, मुद्रा का एक प्रकार से प्रबंधन करने के लिए कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उसको ठीक तरीके से मैनेज कर सके। तो फिर अफ्रीका और भारतीय क्षेत्रों के मौद्रिक प्रबंधन को देखने के लिए एक हिल्टन यंग कमीशन बैठाया गया था। इसे बेसिकली हिल्टन यंग ही कहते हैं। ये हिल्टन यंग आयोग जो था, इस हिल्टन यंग आयोग को हिल्टन यंग इसलिए कहा जाता है कि इसकी अध्यक्षता इसने की थी। लेकिन इस कमीशन का जो नाम है वो क्या था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इस कमीशन का गठन किया गया और इस कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप भारतीय मुद्रा और वित्त से संबंधित समस्याओं का समाधान करें, ऐसी कोई सिफारिशें दें ताकि ये चीज़ें ठीक हो जाए। हिल्टन यंग भारत आता है। भारत आने के बाद में इसने कलकत्ता के अंदर भारत के अर्थशास्त्रियों से बैठक भी करी। ठीक है, बैठक करी और उस बैठक के अंदर एक जो अजीब जो सबसे वाकया हुआ वो ये हुआ कि जितने भी अर्थशास्त्री आए उन सब के हाथ में एक पुस्तक की प्रति थी। वो प्रति थी आपके द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपीज। ठीक है, मतलब भारतीय रुपए की समस्या नामक एक पुस्तक की कॉपी लगभग सबके पास में थी। अब द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी पुस्तक है, ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने इस पुस्तक के ज़रिए भारत की मुद्रा की समस्याओं के बारे में ठीक तरीके से बताया है। जॉन मेनॉर्ड किन्स से इनका जो है वो शास्त्रार्थ हुआ था वहाँ पे अमेरिका के अंदर, और इसी विषय पर इन्होंने थीसिस लिखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय रुपये पे काफ़ी काम किया था। तो उनकी इस पुस्तक को लेके और कई सारे अर्थशास्त्री इनसे, हिल्टन यंग से मिलते हैं और इन सारे सजेशंस के बाद में तय किया गया कि आरबीआई एक केंद्रीय बैंक या एक संघीय बैंक की स्थापना की जाए। और हिल्टन यंग की रिकमेंडेशन पहुंचती है और इस रिकमेंडेशन के बाद में इन्होंने आरबीआई एक्ट लाया। सबसे पहले क्या लाया? आरबीआई एक्ट 1934, 1934 का आरबीआई एक्ट लाया गया और इस आरबीआई एक्ट के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। ठीक है, चूंकि इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक रिकमेंडेशन थी ठीक ठाक तरीके से, इसलिए ये माना जाता है कि फादर ऑफ आरबीआई किसको माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्यों माना जाता है? क्योंकि हिल्टन यंग ने भी
इन्हीं की सजेशंस को लिया था और इस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आरबीआई कहा जाता है। तो इन्होंने जो है वो आपके सजेशन दिए थे और उसके बेस पे आरबीआई की स्थापना की जाती है। 1934 के अंदर ये कार्य हुआ था और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, ये आरबीआई की स्थापना की जाती है इस समय। और आरबीआई की जब स्थापना की गई तब सबसे खास बात क्या थी कि इस समय इसकी खुद की जो पूंजी थी वो कुछ भी नहीं थी, सरकार का बैंक नहीं था उस समय। उस समय आरबीआई एक निजी क्षेत्र का बैंक था जिसमें 100 साझेदार थे और सभी साझेदार को बराबर लगभग यूं कहिए कि 5 करोड़ रुपए की पूंजी का ये बैंक बनाया गया। ठीक है, तो ये प्राइवेट बैंक था। आरंभ में कैसा बैंक था, एक निजी बैंक था। और निजी बैंक होता है तब पूरी की पूरी कैपिटल किसकी होती है, निजी क्षेत्र की होती है। 5 करोड़ की पूंजी लगी थी इसमें और 100 इसमें साझेदार थे। तो इस तरह से 100 साझेदारों के 5 करोड़ की पूंजी का एक निजी बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की गई थी और उस समय इसका जो मुख्यालय था स्टार्ट में वो कलकत्ता में रखा गया था। ठीक है, इस तरह से आरबीआई अस्तित्व में आता है। फिर जब भारत शासन अधिनियम आया 1935 के अंदर, तो भारत शासन अधिनियम की रिकमेंडेशन के बेस पे आरबीआई को एक संघीय बैंक बना दिया गया, फेडरल बैंक बना दिया गया। और फिर फेडरल बैंक के रूप में आरबीआई काम करना शुरू करता है। फेडरल बैंक कब बनाया गया था, 1935 के अधिनियम से बनाया, क्योंकि 1935 का अधिनियम 1937 में इनेक्टेड हुआ था, लागू हुआ था। तो 1937 के अंदर फेडरल बैंक की स्थापना की जाती है और उस समय इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता से हटा के और मुंबई स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से कहाँ डाल दिया गया, मुंबई डाल दिया गया। उस समय आरबीआई 3 देशों का केंद्रीय बैंक था। सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई 3 देशों की भूमिका निभा रहा था। भारत तो था ही था और साथ साथ में आपके बर्मा भी था और फिर आपके आज़ादी से थोड़ा सा पूर्व जो है वो आपके पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक भी आरबीआई है वो कर रहा था। तो इस तरह से आरबीआई की स्थापना की जाती है। तो आरबीआई निजी बैंक के रूप में स्थापित हुआ था और फिर जैसे ही भारत आज़ाद हो जाता है तब 1 जनवरी 1949 को, कब, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की जो ये कैपिटल थी ये पूरी की पूरी भारत सरकार ने यूं कहीं के एक्वायर कर ली। इस हिसाब से अब कैपिटल पूरी जब भारत सरकार की हो गई तो ये निजी बैंक नहीं रहा, ये एक प्रकार से राष्ट्रीय बैंक हो गया और इससे हम कहते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के साथ ही आरबीआई जो है वो आपके निजी क्षेत्र से बाहर हो गया और गवर्नमेंट सेक्टर का एक प्रकार से बैंक बन गया। तब से लेकर आज तक भारत के अंदर जितना भी बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। भारत का जितना भी फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिससे हम कहते हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसपोजिशंस होता है, फॉरेक्स को पूरा कंट्रोल करने से लेके, इसके अलावा करेंसी इशूइंग से लेके, इसके साथ साथ में आपके सरकार के सलाहकार के रूप में, एजेंट के रूप में, ओएमओ की क्रियाओं के संपादन के रूप में, मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में और बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीटली गाइड करने से लेके निर्देशन, नियंत्रण, नियमन, सारे प्रकार के सिचुएशंस को हैंडल करने से लेके सारे कार्य जो है वो आरबीआई के हैं। तो 1949 से लेकर ये सारे कार्य आरबीआई ठीक तरीके से कर रहा है। 1949 ही नहीं बल्कि 1937 से ही कर रहा है, लेकिन आज़ादी की बात की अगर बात करें तो ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई को स्थापित किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन था ये, जिसे हम रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी बोलते हैं। बी आर अम्बेडकर को इनका पिता कहा जाता है। 1 अप्रैल को इसकी है वो स्थापना की गई थी निजी बैंक के रूप में। ये एक सामान्य जानकारियां थी। ठीक है, आरबीआई का अपना एक पूरा का पूरा एक्ट है। इस एक्ट की कुछ धाराएं हमें ध्यान रखनी है। कल के जो इंसिडेंट हुआ 19 मई का जो आदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में जो सेक्शन 22 है, ये सेक्शन 22 है, राइट टू इश्यू बैंक नोट। नोट निर्गमन का एकाधिकार भारत में किसके पास में है? आरबीआई के पास। भारत के अंदर 2 रुपए के नोट से लेकर और 10,000 तक के नोट जो है वो जारी करने का एकाधिकार किसके पास है?
एकाधिकार आरबीआई के पास में है। अब ये सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी वगैरह में जब प्रश्न बनता है तो ऐसे नहीं पूछते कि भाई 2000 का नोट कब डिमोनेटाइज हुआ या किस प्रकार से हुआ, ऐसे प्रश्न नहीं आते। प्रश्न डेफिनेटली जब भी यूपीएससी पूछती है तो फिर वो मीम से हटके नॉलेज पे चली जाती है। तो सेक्शन 22 जो है आरबीआई एक्ट का, ये सेक्शन 22 आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार देता है ना। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार किसके पास में है? आरबीआई के पास में। इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय को दिया गया है क्योंकि उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सारे नोट 10,000 क्यों लिखा? क्योंकि आज तक आरबीआई ने सबसे बड़ा बैंक जो डिनोमिनेट के रूप में जो जारी किया वो है 10,000 रुपए का, जो कि 1938 में किया था, 1954 में किया था, तो उसको भी मैं आगे बताता हूँ। अब बात ये आती है कि 22 सेक्शन का प्रयोग करके आरबीआई नोट जारी करती है, लेकिन इसके लिए उसने मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपना रखा है। 1 रुपया भी प्रिंट करना हो आरबीआई को, उसके लिए उनको एक मिनिमम रिजर्व रखना जरूरी होता है। अगर रिजर्व नहीं रखेंगे तो वो बैंक जो है आरबीआई नोट निर्गमन नहीं कर सकती। और मिनिमम रिजर्व के रूप में 200 करोड़ रुपए की एसेट्स की बात की गई है। कितना? 200 करोड़ की अगर एसेट्स रखते हैं तो फिर आपके 200 करोड़ की संपत्ति रखने के बाद ही नोट निर्गमन संभव है। 200 करोड़ में भी इन्होंने तय कर रखा है, जिसमें 115 करोड़ का सोना, गोल्ड वैल्यू कितनी होगी? 115 करोड़ की, और बाकी फॉरेन करेंसी एसेट्स कितना होगा? 85 करोड़ का फॉरेन करेंसीज होगी। अब ये स्वर्ण अधिक क्यों है? क्योंकि इसकी कीमतें फ्लैक्चुएट नहीं होती, इसकी कीमतें जो है वो लगभग बढ़ती है, कम होने के आसार बहुत कम होते हैं। और फॉरेन करेंसीज जो है इनकी कीमतें हैं वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, इसलिए रिजर्व के रूप में कोशिश ये की जाती है कि स्वर्ण ज़्यादा रखा जाए। तो 115 करोड़ और 85 करोड़, कुल 200 करोड़ की एसेट्स आरबीआई के पास में मिनिमम रिजर्व के रूप में होती है, तभी आरबीआई जो है वो बैंक नोट्स जो है वो इश्यू कर सकता है। ये 1956 से सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो धारा 22 जो है आरबीआई एक्ट की, तो एक्ट की धारा 22 आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार देती है। उसी तरह से धारा 23 जो है वो 22 का उपयोग करके 23 का उपयोग किया जाता है। ये डिपार्टमेंट है इश्यू करने वाले, ठीक है। 24वां मामला फिर हमारे इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? कल की जो इंसिडेंट था, ये आर्डर जो का निकाला आरबीआई ने, 2000 का नॉमिनेशंस बैंक नोट्स जो थे, जिसको विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आरबीआई किसी मुद्रा को जारी करने की क्षमता है, वो जो शक्ति है वो आर्टिकल 22 के तहत रखता है। तो आरबीआई जो है वो आपके किसी भी मुद्रा को डिनोमिनेट करना या उसको प्रचलन से बाहर करने की क्षमता, ताकत भी रखता है। और वो ताकत उसको कौन सा सेक्शन देता है? आर्टिकल सेक्शन 24 देता है। आर्टिकल नहीं बोलेंगे हम, सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स मतलब किसी भी नोट्स को प्रचलन से बाहर करना, ये ताकत भी आरबीआई के पास में आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 ने दी है, ठीक है। तो 24 के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना। और 24 के तहत अगर मैं बात करूं तो कई बार डिनोमिनेशन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखो पहली बार देखिए 1946 के अंदर आरबीआई ने 10,000 का नोट बंद किया था। कितना? 10,000 का नोट बंद किया था, और ये नोट प्रचलन से बाहर किया था। और ये नोट चलाया कब था? 1938 में आरबीआई ने ये नोट चलाया था। इसलिए कहते हैं कि पहली बार आरबीआई ने सबसे बड़ा नोट, हाईएस्ट डिनोमिनेट करेंसी कौन सी जारी करी थी? 10,000 की 1938 में, जिसको 1946 में बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद 1954 में इसको वापस शुरू कर दिया गया। 1954 में वापस स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जब वापस शुरू किए तो 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई की सरकार ने दूसरा डिमोनेटाइजेशन किया। और डिमोनेटाइजेशन का रूप ये है आपके ये डिनोमिनेशंस। तो उसमें क्या किया गया? 1978 के मोरारजी देसाई सरकार ने 10,000, 5,000 और 1,000 ये 3 नोट जो है वो यूं कहिए कि प्रचलन से बाहर किए, ये प्रचलन से बाहर हुए। स्वतंत्रता के बाद ये पहला यूं कहिए कि डिमोनेटाइजेशन था। उसके बाद में वर्ष 2016 के अंदर जब मोदी सरकार आई पिछली बार,
8 नवंबर की घटना आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब 500 और 1000 के नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर किए, उनका लीगल टेंडर खत्म किया गया था। ठीक है, और 500 और 1000 के नोट बाहर किए गए। ये सारे का सारा जो कार्य धारा 24 के तहत किया गया था। और फिर क्या हुआ, जो 500 और 1000 के नोट एकदम से बाहर किए मार्केट से, जो भारत के अंदर जितने भी नोट चल रहे हैं वर्तमान में, उस समय की बात कर रहा हूँ 16 की, तो उसका लगभग 85 से 87% जो नोट थे वो 500 और 1000 के थे। तो आप ये समझिए कि भारतीय मार्केट से अचानक से 85-90% नोट बाहर हो गए और मार्केट में केवल 15% करेंसी बची थी। ऐसी स्थिति में करेंसी क्रंच आ गया, मतलब करेंसी की कमी आ गई। तब क्या हुआ, धारा 24(1) का उपयोग करके 24(1) का उपयोग करके और आरबीआई ने 2000 का नोट इश्यू किया ताकि इस करेंसी क्रंच को एक प्रकार से हैंडल किया जा सके, मार्केट में जो मुद्रा की कमी आई थी उस कमी को पूरा किया जा सके। इस हेतु 2000 का नोट जारी किया गया वर्ष 2016 के अंदर, ठीक 500 और 1000 के नोट के बंद करने के बाद। ठीक है, इसको मैं आगे और समझाता हूँ। तो ये जो विमुद्रीकरण की घटनाएं हैं, ठीक है, ये सारी सेक्शन 24 के तहत की जाती है। और अभी 2016 और फिर आपके आगे 2023 के अंदर 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर किया गया। तो इस हेतु सेक्शन 24 का उपयोग इन्होंने किया है। 25वां सेक्शन, ठीक है, उसमें हमारे को ये बताया जाता है कि किस किस प्रकार के बैंक नोट हो सकते हैं। 26वां हमारे लिए बहुत सेक्शन महत्वपूर्ण है, तो आपको 22, 24 और 26 तीनों सेक्शन याद रखना, सम्मिलित करो में आ सकते हैं। 26वां सेक्शन लीगल टेंडर के बारे में बताता है। किसके बारे में? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि जैसा ही कोई नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, अगर वो लीगल टेंडर में है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में उस नोट को लेने से कोई मना नहीं कर सकता। मतलब उस नोट का एक्सचेंज किया जा सकता है, भुगतान में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप मेरे पास आए कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए, आपने मुझे 2000 रुपये का नोट दिया। अगर उस नोट का लीगल टेंडर बना हुआ है तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, आपसे मैं नोट ले लूंगा। ठीक है, तो लीगल टेंडर का जो सेक्शन है वो है 26 के अंदर। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। 22, 24, 26 ये आरबीआई एक्ट के कुछ सेक्शन है जो 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर करने के बाद थोड़े से प्रकाश में आ गए और ये महत्वपूर्ण भी बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। अब इन सारी धाराओं का उपयोग करते हुए आरबीआई ने कल क्या किया, कल मतलब 19 मई की डेट को आप देखिए, 19 मई की तिथि को आरबीआई ने क्या किया, एक आदेश जारी किया। ठीक है, और इस आदेश के माध्यम से एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इसके माध्यम से आरबीआई ने क्या बताया है कि 2000 का जो नोट है उसको हम सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं। शब्द समझना, विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि प्रचलन से बाहर करने, मतलब ये है विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, मतलब जो मार्केट में चल रहे हैं उनका भुगतान के रूप में उपयोग वर्तमान में एक निश्चित दिन तक किया जा सकेगा, लेकिन अब हम उसको उठा नहीं सकते, बैंक से उठा नहीं सकते, बैंक ये नोट इश्यू नहीं करेगी। प्रकाशन तो वैसे ही इसका 18 में बंद कर दिया जा चुका था, तो अब जो मार्केट में है वही सर्कुलेट होंगे, न तो नए नोट जारी किए जाएंगे न ही नए नोट किसी को दिए जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ये सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया। अब नया नोट मार्केट में बैंक के जरिए बाजार में नहीं आएगा, लेकिन जो पुराने नोट हैं वो एक निश्चित अवधि तक लीगल टेंडर में रहेंगे। मतलब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको लेने से इनकार नहीं करूंगा 2000, क्योंकि मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इसका लीगल टेंडर बना हुआ है। इस कारण लीगल टेंडर बना हुआ, लीगल टेंडर बना रखना इसलिए जरूरी है सेक्शन 26 के तहत, नहीं तो मार्केट में क्या थोड़ा पैनिक स्थिति आ जाती है। नोट अगर नहीं चलेगा तो फिर स्थितियां खराब हो जाती है। हालांकि 2000 की स्थिति में ऐसा है नहीं, क्योंकि आरबीआई ने 2018-19 तक लगभग 2000 का नोट पब्लिश करना ही बंद कर दिया था, इश्यू करना ही बंद कर दिया था। तो अब बहुत कम लोगों के पास में 2000 का नोट शेष बचा है, तो कम लोगों के पास में ही है। सामान्य व्यक्ति के पास में 2000 का नोट वैसे सच में रहता ही नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये लीगल टेंडर में रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। इस पूरे आदेश में पहला पॉइंट ये लिखा गया है इसमें कि नवंबर 2016 के अंदर जैसे ही
500 और 1000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर किया तो मार्केट में करेंसी की कमी आ गई थी अचानक। उस कमी को पूरा करने के लिए एक हाई डिनोमिनेशन नोट जारी किया 2000 का, ठीक है, 1000 500 के बंद करके 2000 का जारी किया। अब देखो 500 और 1000 के नोट बंद इसीलिए किए थे कि फेक करेंसी मार्केट में ज़्यादा आ गई थी, ब्लैक मनी ज़्यादा हो गई थी, करप्शन में उनका जितना बड़ा नोट होगा उतना ही करप्शन को बढ़ावा देता है। कैसे देता है ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो विद्वान लोगों ने ये बताया कि जब 500 और 1000 के नोट आपके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इस कारण आप बंद कर रहे हो, और 2000 का शुरू कर रहे हो, ये तो भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ावा देगा। लेकिन आरबीआई का ये मानना था, उस समय गवर्नमेंट का ये मानना था कि करेंसी क्रंच से बचने के लिए, मार्केट में मुद्रा की जो कमी आई है उससे बचने के लिए हमें एक व्यवस्था के तौर पे इसको लाना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए। उसी समय अंदाजे लग गए थे कि ये नोट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में एडिकेट करेंसीज आ जाएगी, पर्याप्त मात्रा में मुद्रा आ जाएगी, तो उसके बाद इसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ये पहले से तय था और इसके कयास लगाने शुरू हो चुके थे। इसका ठीक ठाक अंदाजा सभी ने लगा लिया था। इवन सरकार के लोग ही इस निर्णय की आलोचना कर रहे थे कि 500 और 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का शुरू कर रहे हो, तो ये कौन सा करप्शन पे कंट्रोल है। लेकिन कहते हैं ना कि अब आप किसी बीमारी की अगर टैबलेट लेते हैं तो मानते हैं कि वो टैबलेट साइड इफेक्ट करती है बॉडी में, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए टैबलेट लेना भी जरूरी है। तो उस करेंसी का जो क्रंच आया था, जो कमी आई थी, ये इस बीमारी को ठीक करने के लिए 2000 का नोट वास्तव में जरूरी था उस समय। हालांकि उसके साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन उस समय उस समस्या को निपटने के लिए गवर्नमेंट ने 2000 का एक व्यवस्था करवाई। और इसमें लिखा है कि सेक्शन 24(1) के तहत आरबीआई ने इस तरह से जो करेंसी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए ये सारे नोट जारी किए थे। लेकिन सरकार आगे ये भी कहती है कि 2018-19 में हमने ये प्रकाशन बंद कर दिया था। देखिए 2018-19 के अंदर ही ये 2000 नोट जारी करने बंद हो गए थे। 2000 रुपए का जो नोट था ये जारी करना बंद हो गया था। उसके बाद ये जारी हुए ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, सरकार ये कहती है, आरबीआई ने कहा है कि मार्च 2017 तक स्थिति आप समझिए कि मार्केट में जितना भी 500 2000 के जितने भी नोट है, उन नोट का 89%, अबाउट 89%, आप ध्यान से देखना, अबाउट 89% जो है वो आपके मार्च 2007 तक इश्यू किया जा चुका था। मतलब मान लो मार्केट में 1000 2000 के मतलब 10,000 नोट हैं टोटल 2000 के, तो उसका 89% 2017 मार्च से पहले जारी किए जा चुके थे, और 17 से 18 के बीच में महज 11% नोट ही जारी हुए हैं, ठीक है। मतलब सरकार के इरादे यहाँ आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे सरकार इस नोट को वैसे ही बाहर करना चाहती थी, टेम्परेरी यूज उसका कर लिया जा चुका था। आगे एक आंकड़ा और गवर्नमेंट ने दिया है कि मार्च 2008 तक का आंकड़ा देखिए आप, 31 मार्च 2008 तक का जो आंकड़ा है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। देखिए कि टोटल मार्केट में जितने भी नोट थे, करेंसी थी, उसमें से 6.73 लाख करोड़ की जो करेंसी है वो 2000 के नोट की थी, जो टोटल करेंसी का 37.3% था। और 4 साल बाद मार्च 2023 के अंदर ये 6.73 का आंकड़ा घट के 3.62 लाख करोड़ का हो गया, जो कि टोटल भारत के अंदर जो करेंसी सर्कुलेशन में है, प्रचलन में है, उसका महज 10.8% है। तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के जो इरादे थे, धीरे धीरे इसको पहले पब्लिशिंग बंद करी, इश्यूइंग बंद करी, फिर धीरे धीरे इसका आपके वेटेज कम करते गए, और 31 मार्च तक स्थिति ये थी कि मार्केट के अंदर कुल जो मुद्रा थी उसका महज, अब पहले कितनी थी देखो, मार्च 18 तक जो है वो भारत के कुल नोटों का लगभग 37.3% था, और फिर यही आंकड़ा मार्च 2023 तक घट के कितना हो गया, 10.8% हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मार्केट में अगर 1000 नोट घूम रहे हैं, 1000 टोटल मुद्रा है, तो महज 10 रुपए के जो है वो आपके 2000 के नोट हैं। तो इस तरह से इसका रेशियोज लगातार कम होता गया। फिर सरकार क्या कहती है कि इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस डिनोमिनेशन इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस, फर्दर द स्टॉक ऑफ बैंक नोट इन अदर डोमिनेशंस कंटिन्यू टू बी एडिकेट टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक। मतलब ये हुआ कि
इस नोट को बाहर करने में हमें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास में 100, 200, 500 और छोटे कई सारे बड़ी संख्या में नोट है मार्केट में, क्योंकि अब हमने सिर्फ 10.8% नोटों को ही बाहर किया है, 90% सर्कुलेशन से बाहर नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के अंदर जितनी भी करेंसी है उसका महज 10%, 10.8% ही 2000 के नोट है, बाकी तो छोटे नोट है पूरे 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, वो सारे नोट है। अब जब मैं आपको 2016 की बात बताऊं, नवंबर में जब 8 नवंबर को जो डीमोनेटाइजेशन किया, उसमें क्या स्थिति थी? उसमें जब आपके 500 और 1000 के नोट बाहर किए तो वो टोटल 87% के आसपास थे। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है, आप ये 80-90% के बीच का आंकड़ा है। आप सोचिए उस समय 90% आउट एकदम से सर्कुलेशन से विड्रॉ की थी, इसलिए करेंसी करंस आया। अब नहीं आएगा, क्योंकि अब तो मात्र 10.8% ही बाहर हुए, और वो भी ये मानिए कि 2000 के नोट तो उच्च वर्ग के लोगों के पास है, तो उनको दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो, सरकार कह रही है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई जो अपना रही है, ठीक है। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इसके मतलब कई अर्थ से निकाले जा सकते हैं। क्लीन नोट का मतलब होता है कि एक तो नोट क्लीन भी हो सकते हैं, इसमें फेक करेंसी भी होती है, ब्लैक का जो मनी होती है वो होती है, इन सारी चीज़ों को हटा के और फिर क्लीन नोट सरकार को करने हैं। अब करना क्या है? ये लिखा है चौथा बिंदु कि 2000 का डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। मना नहीं कर सकते आप इसको, मार्केट में ये चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे ये भी इन्होंने आगे डेट तय कर रखी है, हालांकि वो डेट आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये कहा है सरकार ने बैंक को कि आप अब कोई भी 2000 का नोट सर्कुलेट नहीं करोगे, जारी नहीं करोगे, एटीएम से बाहर निकालोगे, करेंसी चेस्ट से हटा दोगे, और जनता के जो जनता ले आती उसको भी अपने पास रख लोगे। मार्केट में अब बैंक से पैसा 2000 का नोट जारी नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने बचाव के लिए कह रही है कि ऐसा 2013-14 में भी गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। अब देखो, ये तो बातें हो गई। अब एक बिंदु इसमें और भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब 23 मई से आप है वो बैंक में जाके और अपना जो पैसा है ये जमा करवा सकते हो, ठीक है। बैंक में जा सकते हो, आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस है 19 यहाँ पे जा सकते हो। 23 मई से आप जाके एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपये एक बार में वो ले जा सकता है, मतलब 10 नोट ले जाके जमा कर सकता है। और इस तरह से 20,000 एट ए टाइम एट एनी बैंक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2023, और 30 सितंबर तक ये इस तरह से चलता रहेगा। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, और हो सकता है आरबीआई को जल्दी ही नोटिफिकेशंस देके इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेगी। तो इस तरह से ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये सामान्य सी बात है। और 2000 के नोट इतने ज़्यादा पब्लिक है नहीं इस समय, इसलिए इसको आउट कर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ बातें और, ये तो ठीक है, वो वही बातें हैं कि किस तरह से इसको जमा करना है, कैसे करना है। अब 2000 के नोट को बंद, किसी भी नोट को जो बंद किया जाता है, और जैसे 2000 जैसे नोट को अगर बंद किया जाता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। क्योंकि जितना हाई डिनोमिनेशन नोट होगा उतनी फेक करेंसी अधिक होगी। क्यों फेक करेंसी अधिक होगी? क्योंकि जैसे 2000 का नोट है, उसको बनाने में मुश्किल से 10-20 रुपए का खर्चा आता है। अब 10-20 रुपए का खर्चे से अगर 2000 रुपये बन रहे हैं, तो जितनी भी फेक करेंसीज की फैक्ट्रीज है, बंगाल में खूब है, पाकिस्तान से खूब आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, कई सारे देशों ने इस तरह से काम, पड़ोसी देशों ने काम कर रखा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हाई डिनोमिनेशन नोट जो होता है जितना बड़ा, क्योंकि 2-5 रुपए का कोई फर्जी नहीं जारी करेगा। क्यों? क्योंकि 2-5 रुपए में उतना वापस उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। 100 रुपए का भी फर्जी जारी नहीं करेंगे, क्योंकि वापस कॉस्ट कोई ज्यादा मुनाफा नहीं, लेकिन 2000 का जरूर कर लेंगे। इसलिए हाई डिनोमिनेशन जैसे डॉलर जैसे है ना मुद्राएं, ये 100 से अधिक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इसके भी फर्जी बनने के चांसेस रहते हैं। इसलिए फेक करेंसी जो है वो हमेशा हाई डिनोमिनेशन होती है। हाई डिनोमिनेशन मतलब 2000 का नोट, तो डिनोमिनेशन जो है वो उसके ऊपर कितना नॉमिनेट किया गया, कितना लिखा गया, उसका मतलब ये होगा। तो 2000 का जो नोट है ये हाई डिनोमिनेशन है, और ये फेक करेंसी सबसे अधिक होती है इसमें, इसलिए इसको सर्कुलेशन से बाहर करना जरूरी। कोई भी देश बड़े नोटों को स्वीकार नहीं करता है और न ही जारी करता है। दूसरा, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो होती है पैरेलल इकोनॉमी में, जितना भी काला धन है, बिना टैक्स चुकाया हुआ पैसा ब्लैक मनी कहलाता है। ये सारे लोग जो स्टोर करके रखते हैं, अब 100-500 में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, और 2000 में अगर स्टोर करते हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं घेरते। अब मान लो ₹1,00,000 तो सिर्फ 50 नोट की आवश्यकता है, और वही लाख अगर 100 के हो
तो फिर नोट की संख्या बढ़ जाती है, स्पेस ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लैक मनी को भी बढ़ावा देता है, फेक करेंसी को बढ़ावा देता है, साथ में आपके करप्शन को बढ़ावा देता है। रिश्वत लेनी बहुत आसान हो जाती है। कोई 20,000 की रिश्वत लेता है तो सिर्फ 10 नोट ही इधर उधर खिसकाने, नहीं तो बड़ी गड्डी लेके जाना पड़ता है। तो करप्शन, भ्रष्टाचार हो गया, ब्लैक मनी होगी, फेक करेंसीज हो गई, है ना, जितने भी गलत धंधे हैं ये बड़े नोट में ही होते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हटा के उसके स्थान पे क्लीन नोट पॉलिसी, है ना, तो क्लीन नोट पॉलिसी लाना था, इसलिए इसको हटा दिया गया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 2000 का नोट हट जाएगा, चीज़ें सामान्य हो जाएगी, उसके बाद 500 के नोट का नंबर लगेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 100 रुपये से ज़्यादा का नोट रखो ही मत, क्योंकि जितना हाई डिनोमिनेट नोट होगा उतना ही इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। अब जैसे इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के समय देखना आप किस तरह से पैसे का मार्केट में व्यापार शुरू होता है। अब 100 के नोट होते हैं तो 100 के जो 10 थैले होते हैं वही 2000 का आपके एक बैग काफ़ी है। अब 100 से ज़्यादा का जितने भी अगर ट्रांजैक्शन भी बढ़े, कोई 10 लाख का व्यापार किया तो 100 में तो होता नहीं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि जितने बड़े नोट होते हैं अवैध हस्तांतरण बहुत होते हैं, अवैध भुगतान बहुत होते हैं, मतलब ये सारा ब्लैक मनी की बात हो गई। तो सरकार का प्रयास ये है अभी वर्तमान में कि नोट 100 से ऊपर रखो मत, ठीक है, धीरे धीरे सर्कुलेशन से एक एक नोट को बाहर करते जाओ। सबसे बड़ा नोट 100 का रखो, ताकि क्या होगा, 500, 1000, 2000 तक के ट्रांजेक्शन जो है मार्केट के, वो तो 100 रुपये में कर देंगे। इससे जो बड़े ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे उनको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। ऑनलाइन अगर ट्रांजेक्शन होगा तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो रहता है, उसका पैन कार्ड जुड़ा हुआ, सारा जुड़ा हुआ, मतलब आप गलत तरीके से ब्लैक मनी कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे मान लो कि 10 लाख का कोई प्लॉट लिया किसी ने, अब 100 से ज़्यादा नोट अगर मार्केट में है नहीं, 100 रुपये से ज़्यादा, अब 10 लाख, 100 रुपये के 10 लाख तो कहाँ से करें, और वो फिर जगह भी बहुत घेरता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। ऑनलाइन ट्रांसफर करते वो सारा टैक्सेशन सिस्टम में काउंट हो जाएगा, उस पर इनकम टैक्स की नज़र भी पड़ेगी, उसमें जीएसटी की नज़र भी पड़ेगी, उस पर ईडी की नज़र भी पड़ेगी, उस पर सभी विभागों की नज़र पड़ जाएगी। नहीं तो क्या है कि टेबल बिलो द टेबल ऐसे कई व्यापार हो जाते हैं 2-2 हज़ार के नोट से, पता ही नहीं चलता। लोग भूमि भी खरीदते हैं तो आपके जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर रेट अलग होती है, वास्तव में लेन देन अलग होता है। इस तरह से मार्केट के अंदर 10% ऑर्गेनाइज्ड मामला है, 90% फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो नोट जितने छोटे होंगे उतना ही फर्जीवाड़ा कम होता जाएगा। अभी 2000 का नंबर लग गया, अभी सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन अब 500 का शेष बचा है। अब 500 का नंबर लगेगा, फिर 200 का लगेगा। अभी हमारी डॉलर वाली पॉलिसी है, जैसे $100 हाईएस्ट है वैसे ही 100 रुपीज हाईएस्ट होंगे। आने वाले 5-7 सालों बाद आप ये चीज़ देखोगे, क्योंकि 2000 का जारी कर देंगे, फिर 100 और 200 का जो रेशियो है ये बढ़ा देंगे। कैसे? ये जो आपके मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे 10.8% है, वैसे वैसे 100 और 200 का रेशियो बढ़ा के 90% पास कर देंगे, और 500 का रेशियो 10% करेंगे, फिर 500 का हटा देंगे, फिर 200 का रेशियो कम करके 100 का रेशियो बढ़ा देंगे। क्योंकि ये तो आरबीआई को करना है, आरबीआई वही नोट है वो इश्यू करेगी, बाकी वाले नोट इश्यू नहीं करेगी, धीरे धीरे वो मार्केट में स्थान लेता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी अर्थशास्त्र में बढ़ती है, व्यापार सारे के सारे लीगल में आ जाते हैं, सारा का सारा इंटरनेट सिस्टम में आ जाता है, सारा का सारा अकाउंट में आ जाता है। इससे सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाती, फिर कहीं पर भी आप घोटाला घपला नहीं कर सकते। और यही उद्देश्य है कि सरकार ने 2000 के नोट से इस बात को स्टार्ट किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। ये सामान्य जानकारी थी, मैं सोच रहा था, फ्री बैठा था तो मैंने कहा सामान्य जानकारी आपको दे दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।